हेलो डियर स्टूडेंट्स। एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम पूनम है और आज इस लेक्चर के अंदर हम जो बैंकिंग एग्ज़ाम है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके बैंकिंग एग्ज़ाम में भी ये महत्वपूर्ण है और आपकी जो डेली लाइफ है उसमें भी ये महत्वपूर्ण है। आपका बैंक से रिलेटेड कोई भी वर्क होता है या फिर आपको जनरल नॉलेज से संबंधित जो बैंक के बारे में जानकारी ज़रूरी होती है उससे रिलेटेड भी आपके लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिए जिससे आपको पता चलेगा बैंकिंग से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चनों को। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिससे आपको जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं उससे आप अपना जो नॉलेज है वो बढ़ा सकें। तो जो चैनल वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो इसमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसकी जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उसमें से विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं कौन से बैंक की हैं? तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा है उसकी सबसे अधिक शाखाएं हैं। और आप ये ध्यान रखिए कि जो वैसे तो सबसे जो ज़्यादा शाखाएं हैं वो एसबीआई बैंक की है, लेकिन इन ऑप्शनों जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से पूछा है तो उनमें से सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ है बड़ौदा जो ब्रांच है बैंक है उसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकमात्र विलय किसके बीच हुआ? तो दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकमात्र विलय किसके बीच हुआ? बैंक ऑफ इंडिया और न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, या पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ राजस्थान। तो इसमें से दो कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं जिनका विलय कर दिया गया है? तो उसका आंसर आपको बताना है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो जो पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया दोनों को मिलाकर पंजाब नेशनल बैंक है वो कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस बैंक का उद्घाटन किया था? तो 1919 में इसमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसका उद्घाटन है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो 1919 में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस बैंक का उद्घाटन किया था? तो वो बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के बाद निम्नलिखित में से किस कार्यालय में सबसे अधिक कार्यालय हैं? तो इसमें से कौन सा एक बैंक है जिसके सबसे अधिक कार्यालय यानी सबसे अधिक ब्रांच है वो अवेलेबल है? भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के बाद में सेकंड नंबर पे कौन आता है? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक या केनरा बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पंजाब नेशनल बैंक। एसबीआई के बाद सबसे ज़्यादा ब्रांच है वो पंजाब नेशनल बैंक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति की समय समय पर समीक्षा आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस दर से की जाती है? बैंक दर, रेपो रेट, बचत बैंक दर, एक और दो दोनों या तीनों। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा तीनों, बैंक दर, रेपो रेट, बचत बैंक दर। तो जो आरबीआई है उनकी तीनों की जो समीक्षा है वो समय समय पर करता रहता है। नेक्स्ट है, बैंकों द्वारा ट्रेजर ऋण दर क्या है? तो बैंकों द्वारा जो ट्रेजर ऋण दर होता है वो क्या होता है? ब्याज की दर जो अन्य बैंकों के संबंध में प्रतिस्पर्धी रूप से बदली जाती है। बैंकों द्वारा प्रभारित ब्याज की फ्लोटिंग दर, प्रारंभिक अवधि में ब्याज की कम दर जो बाद में ऊपर जाती है, प्रारंभिक अवधि में ब्याज की उच्च दर जो बाद में नीचे जाती है। तो बैंकों द्वारा ट्रेजर ऋण है दर वो क्या होता है? तो वो होता है प्रारंभिक अवधि में ब्याज की कम दर जो बाद में ऊपर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग क्षेत्र में
निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बैंकिंग क्षेत्र में इसमें से कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है? ब्याज दर, स्वेप, इनपुट डिवाइस और शादी या शून्यकाल। तो बैंकिंग क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है? तो उसका आंसर है ब्याज दर स्वेप। तो ब्याज दर स्वेप है इसका, इस शब्द का जो उपयोग है वो बैंकिंग क्षेत्र के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है, बैंकिंग वित्त क्षेत्र में प्रयुक्त ईएमआई शब्द का विस्तार क्या है? तो ईएमआई होता है, ईएमआई का विस्तार क्या होता है? आसान मासिक किस्त, समान मासिक निवेश, समान मासिक किस्त, इक्विटी बंधक निवेश। तो बैंकिंग वित्त क्षेत्र में प्रयुक्त ईएमआई शब्द का विस्तार क्या होता है? तो समान मासिक किस्त। तो जो ईएमआई होती है मंथली फिक्स डेट को एक समान राशि है वो दी जाती है। जैसे कोई भी कस्टमर है वो लोन लेता है, तो जैसे 1 लाख का लोन लेता है तो 1 लाख का लोन 1 साल के लिए लिया जाता है, तो उस पर इंटरेस्ट रेट लगा के जो ईएमआई है वो बना दी जाती है। उस ईएमआई के अंदर कस्टमर का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है और उस पर इंटरेस्ट जो रेट लगाई जाती है, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट से मिलके ईएमआई का निर्माण होता है। और वो ईएमआई राशि है वो हर मंथ फिक्स डेट को पे की जाती है और उसकी जो अमाउंट होता है वो एक फिक्स अमाउंट होता है जो कस्टमर को पे करना होता है। तो ईएमआई शब्द का विस्तार होता है समान मासिक किस्त। नेक्स्ट है, बैंक दर निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय की जाती है? तो बैंक दर है वो किसके द्वारा तय की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो बैंक दर निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा जो बैंक दर है वो तय की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की ऋणों से संबंधित ट्रेजर दरें हैं? तो इसमें से कौन सा ऐसा ऋण है जिसके अंदर ट्रेजर दरें हैं वो सम्मिलित होती हैं? होम लोन, व्यक्तिगत ऋण, ऑटो ऋण, रिवर्स बंधक ऋण। तो इसमें से कौन सा है जिसमें ट्रेजर दरें होती हैं? तो वो है होम लोन। नेक्स्ट है, बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली एम बैंकिंग सुविधा में एम क्या है? एम का मतलब क्या है? धन, सीमांत, संदेश या मोबाइल फ़ोन। तो जो बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को जो एम बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाती है उसमें एम का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप प्रदान संकट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह एक बंधक संकट है जिसका उल्लेख उधारकर्ताओं द्वारा क्रेडिट डिफॉल्ट के लिए किया जाता है। दूसरा, उप प्रदान उधारकर्ता वे उधारकर्ता थे जिन्हें कम रेट किया गया था और वे उच्च जोखिम वाले उधारकर्ता थे। तीसरा, यह संकट उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग में लापरवाही के कारण उत्पन्न हुआ। तो इसमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी? 1, 2 और 3। तो इसमें जो सारे कथन हैं वो सही हैं कि उप प्रधान संकट के बारे में ये तीनों कथन दिए गए हैं। जैसे कि ये एक बंधक संकट है जिसका उल्लेख उधारकर्ताओं द्वारा क्रेडिट डिफॉल्ट के लिए किया जाता है। उप प्रधान उधारकर्ता वे उधारकर्ता थे जिन्हें कम रेट किया गया था और वे उच्च जोखिम वाले उधारकर्ता थे। तीसरा, यह संकट उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग में लापरवाही के कारण उत्पन्न हुआ है। तो ये है हमारे आज के बैंकिंग से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट में अपना फीडबैक है वो ज़रूर दें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको और सारे बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।